नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज के सेशन में पूरी शिद्दत के साथ पढ़ने के लिए हाजिर होंगे। चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको कुछ पुरानी बातें याद दिला दें। आपको कल परसों मैं एक सेशन कर रहा था, मैंने आपको बताया था पर्वत क्या होते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती हैं, और मैंने आपसे अब कहा था कि किस प्रकार से एक के बाद एक पर्वत श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। मुझे एक उसका उपयुक्त फोटो मिला तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसे साझा कर दूं। मेरे तमाम साथी जो मेरे साथ उपस्थित हो चुके हैं, हीर, रामदेव, दिलकुश, लवकुश, रोहित, ऋतिक, रोशन, कुंजन, रामजीत, बालेश, नैतिक, मौर्य, वर्षा, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ मिनट आपसे बतियाने की भी सोची है, आपसे कुछ बातचीत करने का भी विचार किया है। बातचीत क्यों करने का विचार किया वो भी मैं बता दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जो कि कॉल सेंटर का, क्योंकि हमने कॉल सेंटर का नंबर दिया आपकी मदद के लिए, ताकि आपको उससे लाभ हो सके, आपको कभी कोई असुविधा आए तो आप उससे दूर कर सकें। आपने उसका कुछ उपयोग दुरुपयोग के रूप में कर दिया। हर दिन बिना कॉमन सेंस यूज किए कुछ व्यक्तियों के कॉल सेंटर पर रेगुलर जाते हैं। किस बात के लिए? पीडीएफ क्यों नहीं डाला। उन्हें लगता है सर ने जो पढ़ाया उसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। वास्तविकता क्या है? हमने एक ही बार में एक मोटी फाइल आपको अपलोड कर दी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। उसमें कम से कम 200 पेजेस थे। उसी फाइल के अंदर से मैं रेगुलर आपको कुछ ना कुछ पेजेस पढ़ाता जा रहा हूं, क्योंकि ये नहीं पता होता किस दिन कितने पेजेस पढ़ाए जाएंगे, किस दिन क्या होगा, इसलिए एक बार में मोटी फाइल अपलोड कर दी गई। अब मुसीबत क्या है? यदि हम आपके लिए वो पीडीएफ रोजाना अपलोड कर दें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे तो सेम चीज वापस अपलोड करनी है। मुसीबत ये हो जाती है कि कुछ लोग उसे भी डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेते हैं। तो जिन्होंने प्रिंट निकलवा लिया उनका फोन आना शुरू हो जाता है, सेम चीज क्यों दोबारा डाल दी, हमारा प्रिंट का खर्चा हो गया। मतलब आप लोगों की नवाबी इस हद तक पहुंच गई है, कईयों की तो दिमाग खुद का एक पैसे का यूज नहीं करना। जो डाउनलोडेड है ऑलरेडी उसका प्रिंट निकलवाने की कहा गया तो उसका दोबारा डाल दिया, तो दोबारा क्यों डाल दिया? नहीं डाला तो हर दिन क्यों नहीं डाल रहे सर जो पढ़ा रहे हैं वो चीज? हम कह रहे हैं भैया हम पहले ही डाल चुके। हमारे लिए एक बड़ा धर्म संकट आप लोगों ने पैदा कर दिया। समाधान क्या हो सकते हैं इसके? समाधान ये हो सकते हैं कि साहब मैं रोजाना 3 पन्ने अगर पढ़ा रहा हूं, 10 पन्ने पढ़ा रहा हूं, केवल वो डालूं और उसके साथ में चीजें निपटा दूं। लेकिन फिर उसकी मुसीबत है। उसकी मुसीबत ये कि कुछ लोगों का कॉल ये आएगा कि सर जो चैप्टर पढ़ाओगे उसे थोड़ा आगे तक का हमें दे दिया करो, ताकि हम पढ़ के आ जाएं और उससे हमें लाभ ये हो जाएगा कि हमें कुछ चीजें याद रहेंगी, आपकी बातें समझना आसान रहेंगी। तो ऐसे धर्म संकट से निपटने का तरीका मैंने कॉल सेंटर को सिखाया हुआ है। हालांकि वो बच्चियां हैं, वो सुनती हैं फोन, आप सबका इज्जत से आपसे बात करती हैं, उनको मैंने समझाया हुआ है कि उनको एकदम मतलब जबरदस्त वोल्टेज झटका दीजिए। बच्चों से कहिए कि भैया तुमको पढ़ाने के लिए सर ने जिम्मेदारी दी है, ये एडिशनल चीजें यदि आपको कॉल सेंटर दी गई हैं और कंटेंट पीडीएफ आपका उपलब्ध वहीं करा दिया गया है। आप इतना हक से हमें खरीद नहीं लिए हैं कि आप हमें किसी भी समय फोन करके कुछ भी सुनाने लग रहे हैं। नंबर 1 बात, ये वो प्रतिक्रिया है मेरी जो मेरी टीम ने मुझे दी और मैंने आपको दी है, ठीक है ना। वो इतना फ्रस्ट्रेशन में कई बार बात करते हैं कि सर समझ में ही नहीं आता बच्चों को क्या आप पढ़ाते हो, उनमें इतनी नासमझी है या फिर वो पता नहीं बेवकूफ हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा किस तरह से सामने वाले से बात करनी चाहिए। मैंने कहा चलिए एक दिन उनकी क्लास ले ही ली जाएगी। तो आज आपकी ये वो वाली क्लास है। दूसरा, कई कलाकारों के कॉल अलग अलग प्रकार के विचित्र प्रकार की मांग के लिए आते हैं। रिसेंटली एक मांग हमारे पास सबसे ज्यादा आई और वो क्या थी? हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। अच्छा, इस बात के लिए भी बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई। बहुत सारे, हमारे लिए 10 लोग भी बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि हम हर बात को बहुत वैल्यू देते हैं। और मुझ तक ये बात पहुंचे, ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से कईयों को ये भी लगता है सर को नहीं पता है, आप लोग सर को बताते नहीं है। मुझे सब कुछ पता है। नोटिफिकेशन के साथ n नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कुछ लोगों के मोबाइल सपोर्ट नहीं करते नोटिफिकेशंस, कुछ लोगों ने बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन ही ऑफ किए हुए होते हैं, कुछ लोगों के एप्लीकेशन के साथ कंपैटिबल मोबाइल हैंडसेट नहीं होते, इस कारण से उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचने में दिक्कत आती है। ये कुछ चुनिंदा कारण है जिनकी वजह से नोटिफिकेशन में दिक्कत आती है। लेकिन उसके बावजूद भी अब हमने एक निर्णय और लिया है
कि भाई नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं आ रहा, एप्लीकेशन पहुंचाने में आपके पास असमर्थ रहा है, तो हमने एक टेलीग्राम चैनल भी आपके इसी पेड बैच के लिए क्रिएट कर दिया है। उसका लिंक मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। मैं टीम से मांग भी लेता हूं, अगर उपलब्ध होगा तो मैं 1 मिनट में आपके लिए वो मंगवा भी लेता हूं। और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको जो नोटिफिकेशन की चीज चाहिए ना, वो नोटिफिकेशन वहां डलता रहेगा पेड बैच के विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ रहे हैं, है ना। तो एटलीस्ट जिनकी नोटिफिकेशन की समस्या है, क्या पता वो सॉल्व हो जाए। हमारे पास में आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो ऐसी ऐसी आती हैं कि सर ने हमारी ये चीज नहीं सुनी। अब उस बात के लिए मुझे आपको साथ में इस प्रकार का संवाद करना पड़ रहा है। उम्मीद है आपको अब यह एहसास हो गया होगा कि मुझ तक आपकी बातें पहुंच रही हैं। ठीक है, हाँ जी प्रियम, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टेलीग्राम मिल गया आप लोगों को? हाँ, भूपेन लिख रहे हैं सबसे बेस्ट रहेगा सर टेलीग्राम ग्रुप। बिल्कुल, टेलीग्राम ग्रुप सही रहेगा। एहसास हो गया होगा कि ठीक है। मैं वैसे मैम ने उसे ऐप में ऐड कर दिया है, ठीक है, और मैंने यहां पर भी पिन कर दिया है, मतलब इस लिंक में कर दिया है। और ये लीजिए, मैंने इसे पिन भी कर दिया है। ठीक है, तो यदि आप में से कोई भी साथी इसे ज्वाइन करना चाहे तो मैंने पिन किया हुआ है, आप वहां से जाकर इसे ले सकते हैं। क्लियर? अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, विंडो ऐप की भी भाई मैंने बात की है, लेकिन वो जैसे ही आ जाएगा। एक बात बताइए ना, विंडो ऐप लाने में मुझे क्या दिक्कत होगी? मेरे लिए तो अच्छा है ना, काम आसान होगा, काम बड़ा बढ़ेगा, काम लोगों को पसंद आएगा। हाँ, एक परेशानी मुझे और मेरी टीम ने बताई है, और वो थी कि सर एप्पल वाले बड़े परेशान हो रहे हैं कि उनके एप्लीकेशन पर वो फीचर्स नहीं है जो एंड्रॉयड वाले पर हैं। देखो भाई, हमने आपको पहले ही कहा था कि एप्पल के लिए एप्लीकेशन बनाना महाभारत है। हमारी कंपनी ने बनाई, कोशिश की आपके लिए एप्पल की एप्लीकेशन, उस पर क्लासेस प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। वो जो सारे फीचर्स हमने आपको इस वाले पे दे रखे हैं, एंड्रॉयड वाले पर इन्फोग्राफिक्स देना या फिर ये सब करना, इनको एप्पल पर क्रिएट करने में हमारे ऐप डेवलपर्स को दिक्कत आ रही है। या यूं कहिए, वो ऐप डेवलपर्स ऐप स्टोर के हिसाब से, एप्पल के हिसाब से इतने कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है कि वो एप्पल के लिए वो सारी सुविधाएं विकसित कर पाए। हाँ, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा असुविधाएं हैं तो हम अपने इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपकी उन चीजों को जो हम वहां डालते हैं वो यहां पर भी डाल देंगे। ठीक है, ताकि आपको दुविधाएं ना हो, आपको परेशानियां ना हो। अब यही कर सकते हैं महाराज, अब आपको छाती मतलब फाड़ के तो दिखा नहीं सकते कि सब जगह आप ही का नाम लिखा हुआ है ना। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को स्वीकार कर लें। बढ़े आगे। अब आइए, तो जनाब आपके सामने हमने एक तस्वीर रखी हुई है। ये तस्वीर क्यों है, इसके पीछे का कारण समझते हैं। ये समझाने के लिए कि पर्वत श्रृंखलाएं किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। देखिए जरा, आप इसको समझने से समझ पाए तो बेहतर होगा। इधर देखिए, आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है कि देखिए ये एक पर्वत श्रृंखला है, ये भी एक पर्वत श्रृंखला नहीं, पर्वत चोटी असल में, ये पर्वत चोटी है ना। ये पूरी माउंटेन रेंज है, देखो ये पूरी की पूरी माउंटेन रेंज है, ये जा रही। इससे पहले भी कोई माउंटेन रेंज है, ये जा रही। ऐसे ही देखो, यहां पर माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है, इधर माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है, इधर माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है, इसके पीछे भी माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है। क्लियर? यदि आप इनको पहचान पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो मेरे लिए हिमालय आपको बताना आसान हो जाएगा। असल में ये पूरा की पूरा हिमालय है, और इस पूरे की पूरे हिमालय में कुछ पर्वत आगे, कुछ बीच में, कुछ लास्ट में विस्तृत हैं। और इसके पीछे, यानी ये जो दिख रहा है ना आपको आगे से, इसके पीछे जाकर के कहीं ट्रांस हिमालय है। वही ट्रांस हिमालय जो हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, जो हमने कल तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है।
अब एक बालक बोल रहा है सर ये ज्वाइन नहीं हो रहा है, अभी इसमें क्या दिक्कत है भाई? ज्वाइन नहीं हो रहा है, देखते हैं भाई साहब, करते हैं इसको भी, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो। टेलीग्राम वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ओके। बड़ी मुसीबतें हैं भाई साहब, पढ़ाने के अलावा भी मुसीबतें हैं, ये बात हमें देर से समझ में आई। ये जो लिंक है ना, ये इस कमेंट बॉक्स के थ्रू हाइपर लिंक नहीं है। करते हैं, इसकी भी व्यवस्था करते हैं। अच्छा सर ऐप के पेड कोर्स में जाएंगे बच्चे तो वहां से हो जाएगा। बेटा ऐप के कमेंट बॉक्स के थ्रू नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। जो पेड बैच का जो ऑप्शन है, पेड कोर्स का जो अपना ऑप्शन है, कोर्स वाला जो ऑप्शन है, वहां जाएंगे तो आपको वहां पर ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ 9,000 के आसपास बता रहे हैं, उन लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, तो आप देख लीजिएगा, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये केवल अपने पेड विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही हो जो मैंने यहां पर बताई है। तो अब सीन ये है ना कि ये जो आपने यहां से लेकर के यहां तक देखा, ये पूरा हिमालय है। अब इधर से लेकर उधर तक, यहां से लेकर वहां तक जो हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, आज इसी के बारे में आप चर्चा करेंगे। बोले सर इतने दिन से किसकी चर्चा कर रहे थे? हमने कहा इतने दिन से आप ट्रांस हिमालय की चर्चा कर रहे थे, हिमालय के पीछे की तरफ। तो बोले सर अभी तक हमने क्या क्या जाना? हमने कहा आपने अभी तक 3 बातें समझी थी। हिमालय का क्लासिफिकेशन में आपने ट्रांस हिमालय शब्द सुना, हिमालय शब्द सुना, और पूर्वांचल की पहाड़ियां सुनी, आपने ये सुना था। लेकिन अब जो हम शब्द हिमालय है, इस पर एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है। इस हिमालय शब्द में जब हम एंट्री करेंगे, तो इसको करने से पूर्व आपको बता दें कि ये जो मेन हिमालय है, जिसे आप मुख्य हिमालय कहते हैं, जिससे पहले आपने ट्रांस हिमालय पढ़ा, अब आप जिसे पढ़ने जा रहे हैं, इस मुख्य हिमालय के अंदर 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक का नाम वृहद हिमालय है, एक का नाम लघु हिमालय है, और एक का नाम शिवालिक हिमालय है। 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। एक का नाम वृहद, जिसे आप ग्रेटर हिमालय कहते हैं, एक का नाम लेसर हिमालय है, और एक का नाम शिवालिक हिमालय है। अब आप पूछेंगे ये क्या मामला निकल के आ गया? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मुख्य हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को अब तक ज्ञात है, हम लोगों ने ट्रांस हिमालय की प्रॉपर चर्चा कर ली। उससे जो पहले वाला हिमालय था, जिसे हमने मुख्य हिमालय नाम दिया है, यह हिमालय ट्रांस तथा मुख्य हिमालय के बीच में सिंगपू सांगपो सचर जोन के माध्यम से स्थित है। यानी कि सिंगपू, इंडस और सांगपो, यानी कि इन ट्रांस और मुख्य हिमालय के बीच से ही इंडस रिवर बहती है। यानी हिमालय के उत्तर से इंडस रिवर जा रही है, हिमालय के दक्षिण से गंगा रिवर बह रही है। दोनों में अंतर है ये, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है? मुख्य हिमालय, जिसे आप मेन हिमालय कह रहे हैं, ये भारत, नेपाल, तिब्बत और भूटान में स्थित है, और पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य तक 2400 किलोमीटर की दूरी तक यह फैला हुआ है। मुख्य हिमालय की लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुख्य हिमालय की जो चौड़ाई है, यह पश्चिम की तरफ, बोले तो पाकिस्तान की तरफ 400 किलोमीटर है। वहीं पर पूर्व की तरफ इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। इस पर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। यह तथ्यात्मक जानकारी है, आप थोड़ा सा याद कर लें, मैं इसको बारे में थोड़ी जानकारी आपको दूंगा, इसको समझने का प्रयास करें। क्या बोला मैंने? मुख्य हिमालय की चौड़ाई। अब आप पूछेंगे चौड़ाई कैसे नापते हैं? देखिए, चौड़ाई नापने के लिए मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप इस पूरी पर्वत श्रृंखला को देख रहे हो, तो ये जो दिखने में आपको इतनी आसान लग रही है ना, इसका विस्तार बहुत लंबे चौड़े स्थान में है। ये विस्थान पश्चिम की तरफ, पश्चिम कैसे निर्धारित करते हैं भाई? इधर की तरफ पूर्व है, इधर की तरफ पश्चिम है। पूर्व की तरफ ये वाला क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम की तरफ पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। पश्चिम की तरफ जो हिमालय है, इसका विस्तार 400 किलोमीटर की चौड़ाई में है। वहीं दूसरी ओर
मुख्य हिमालय का यह क्षेत्र जो पूर्व की तरफ है, इस पर इसका विस्तार 150 किलोमीटर की रेंज तक है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बारे में जिन जिन वैज्ञानिकों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी, उन्हीं से बाई प्रोडक्ट निकलकर आई एक हिंज थ्योरी। उसमें क्या था? उसमें प्रयास किया गया यह समझाने का कि जितने भी ये पर्वत पठार आपको दिख रहे हैं, अगर इस हिमालय का निर्माण इस प्रकार से हुआ है जैसा हम और आप समझते हैं, अगर वैसे ही इसका निर्माण हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जब दो प्लेट्स आपस में मिली होंगी, कौन कौन सी? एक तरफ थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऊपर की तरफ कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट, और नीचे की तरफ कौन सी प्लेट थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कल की क्लास में मैंने बताया था। तो बोले जब ये दो प्लेट आपस में मिलती है ना, तो धरती पर पहले से ही यदि हम इसको ऐसे दिखाते कि ये तो यूरेशियन प्लेट है और नीचे से चली आ रही थी, ऐसे करके मान लो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इस तरफ से ऊपर की तरफ से जो नीचे आ रही थी, दैट वाज यूरेशियन प्लेट। अब हुआ यूं कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ जब यूं बढ़ रही थी, तो जो किनारा सबसे पहले एक दूसरे के संपर्क में आया, वो किनारा पूर्वी किनारा था। और जब ये यूं ऊपर चल रही थी, तो इसे टकराने के लिए समय मिला। चूंकि ये यहां से नजदीक टच हो गई, तो इसके टच होने से यहां पर तो दूरी कम रह गई, और जब ये यहां जाकर टकराई, तो टकराने के बाद में चूंकि ये प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं था, तो थोड़े चौड़े स्थान में रह गई। ऐसा लोगों ने गेट को दिमाग में रखकर हिंज थ्योरी के आधार पर, हिंज जो गेट के अपने कब्जे लगे हुए हैं ना, उसके आधार पर समझाने का प्रयास किया कि ये इतना 400 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चौड़ा क्यों है, 150 किलोमीटर यहां चौड़ा क्यों है। दूसरी बात, इसी प्रकार के एक्सप्लेनेशन से एक और बात अच्छे से समझ में आई, और वो क्या है? जब ये यूं आपस में एक दूसरे से टकराई होंगी, तो ये टक्कर ज्यादा प्रभावी रही होगी, क्योंकि एक दूसरे से नजदीकियां थी। ये टक्कर एक दूसरे से कम प्रभावी रही होंगी। प्रभावी टक्करों के कारण इस क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ गई होगी, और इस क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ने के कारण ही पूर्व की तरफ हिमालय ज्यादा ऊंचा है। ध्यान से सुन लीजिएगा, पूर्वी हिमालय हाइट में बड़ा है, पूर्वी हिमालय ऊंचा है। किसके कंपैरिजन में ऊंचा है? पश्चिमी हिमालय के कंपैरिजन में, पश्चिम हिमालय के कंपैरिजन में। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो। ठीक है, पूर्वी हिमालय यानी इस तरफ का हिमालय, यही कारण है कि नेपाल के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसे आप माउंट एवरेस्ट के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हां जी, अमरेंद्र कह रहे हैं रिकॉर्डेड देख लेना, ज्यादा प्रॉब्लम है तो भाई। किसको कह रहे हैं बेटा? गोल्डन भाई रिकॉर्डिंग देख लेना, पढ़ लेने दे, सर को भी डिस्टर्ब हो जाता है भाई। गोल्डन, हाँ अच्छा, ये किसी और को समझाने लग रहे हैं। अच्छा किया आप। मौसमी करवाकर प्लीज सर को पढ़ाने दें, वो बफर नहीं है, अपने नेट प्रॉब्लम होगा, प्लीज क्लास रिकॉर्ड। बिल्कुल, देखिए अब एक चीज काफी अच्छे से निकल के आ रही है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, वो औरों को ये समझा रहे हैं कि कृपया करके क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। आप डिस्टर्ब करेंगे, मैं बोलने लगूंगा तो सबका समय खराब होगा। हजारों की संख्या में छात्र उपस्थित होते हैं, सबका समय बर्बाद होता है। तो आप जिस चीज को पढ़ने आए हैं ना, उसको तसल्ली से, चाहे पढ़ाई थोड़ी देर की हो, लेकिन वो ऐसी हो ना जिसको देखकर ये लगे कि मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ है ना। मतलब जब मुझसे किसी ने पूछा कि आप कैसी टीचिंग करना पसंद करते हैं, मैंने कहा मैं वो टीचिंग करना पसंद करता हूं जिसकी वजह से क्लास में बैठा बच्चा हमेशा ये रियलाइज करे कि यदि मैं खुद से पढ़ता तो ये काम सर ने पढ़ाया है उससे ज्यादा समय लेता, बेहतर हुआ सर की क्लास से मैंने समय बचा लिया, तब तो क्लास का लाभ है, अदरवाइज क्या लाभ है ना। इसलिए आप कृपया करके इस क्लास को पूरी शिद्दत से और समय के साथ पढ़ाई कर लें। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हमने ये सारी बातें बताई। ग्रेटर हिमालय की कहानी क्या है ये बता दी। अच्छा,
अब साहब हम वृहद हिमालय के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या बता दिया मैंने आप लोगों को? मैंने आपको चौड़ाई के बारे में बताया, मैं वापस लेके चलता हूं। मेन हिमालय पर हम चल रहे थे। मेन हिमालय में, अच्छा मेन हिमालय में और ग्रेटर हिमालय में क्या अंतर है बताऊंगा। मेन हिमालय का पार्ट है ग्रेटर हिमालय, क्लासिफिकेशन है ये, समझाएंगे आपको। अच्छा, हिमालय की दो मोड़दार भुजाएं हैं, पश्चिम में हिंदुकुश, सुलेमान, किरधर के रूप में, तथा पूर्व में पूर्वांचल एवं अराकान योमा पर्वत श्रेणी के रूप में फैली हुई है। अब ये क्या कहानी है? इस कहानी को आप यूं समझिए, अगर मैं आपको एक बार फिर से हिमालय का पर्वत दिखाऊं तो आप इधर देखिए, यहां पर आपको ये मुख्य हिमालय दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुख्य हिमालय से इस तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ ये हिंदुकुश पर्वत आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दो भुजाएं, दो भुजाएं से मतलब समझ में आ रहा है? ये हिमालय है तो इसकी एक भुजा यानी एक आर्म हिंदुकुश पर्वत के रूप में आपको यहां दिखाई दे रही है, और दूसरी भुजा अगर आप देखें तो वो इस तरफ यहां पर पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। पूर्वांचल की पहाड़ियों के जस्ट पीछे म्यांमार है ना, यानी कि पूर्व की तरफ अगर आप चलेंगे तो म्यांमार है। म्यांमार में अराकान योमा और पेगु योमा नामक पहाड़ियां हैं, तो इन्हें भी हिमालय का विस्तार माना जाता है। कुछ ज्योग्राफी वाले जानने वालों का तो यह तक कहना है कि ये जो पूर्वांचल में हिमालय फैला हुआ है यही अंडमान निकोबार तक विस्तृत है, यानी अंडमान निकोबार में जो आइलैंड्स हैं असल में वो हिमालय के रेजिडुअल हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? आस्तिक सर, ग्रीनलैंड का एरिया कम है इंडिया, फिर भी मैप पर इंडिया से बहुत बड़ा दिखता है, क्यों ग्रीनलैंड का एरिया? बेटा वो तो बाद का थ्योरी है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी वालों ने ग्रीनलैंड शब्द यूज किया, एरिया कम है मैप पर। अच्छा, आप जो वर्तमान में मैप को लेकर के क्लासिफिकेशन की बात चल रही है उसके ऊपर हमने वीडियो नहीं किया था, मतलब इस बारे में काफी ज्यादा आजकल बहस चल रही है कि रियल में इंडिया का क्षेत्रफल दिखने में ज्यादा है, ग्रीनलैंड को ज्यादा दिखाया गया, मैप वालों की चोरी है ये, ठीक है ना। हीर यज्ञ लिख रहे हैं कि सर हिंद थ्योरी लिखी हुई नहीं है, क्या ये जरूरी है? बेटा जरूरी है, लेकिन लिखी हुई नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना सा कंसेप्चुअल तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक बालक लिख रहे हैं सर आरएनए क्यों नहीं लाए? बेटा कल परसों ना एक व्लॉग डल जाएगा जिससे आपको ये जवाब मिल जाएगा, इतने दिनों तक मैं कहाँ बिजी था, है ना। कोशिश रहेगी कल परसों डालने की। मैं मतलब घर में हमारे एक कोई बहुत बड़ा आयोजन था, वो आपको दिख जाएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। तो उम्मीद है आपको, देखिए बहुत आसान था मेरे लिए हिमालय और पर्वत श्रेणी एक दिन में खत्म कराने का था। अगर मैं पढ़ा रहा होता ल्यूसेंट वगैरह से ना, एक दिन में खत्म करा दिया होता। ये मैं आपको उस लेवल का कंटेंट पढ़ा रहा हूं जो कि आप स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में एज इट इज जाकर के लिखाएंगे ना तो भी एक नंबर नहीं कटेगा आपका, इतना एक्सट्रीम लेवल तक ले जाकर के। अदरवाइज भाई साहब हिमालय की ये सबसे ऊंची चोटी, ये सबसे छोटी चोटी, ये इसके अंदर ये दर्रे और ये इसकी 4 पहाड़ियां याद करो और जाओ आगे बढ़ो, इतना होकर के हिमालय खत्म हो जाना चाहिए था। हिमालय ही हमारे चलते हुए तीसरा दिन है और अभी तो मुझे एक दिन और लगेगा इसको आज के बाद में, तब जाकर के हिमालय खत्म होगा, है ना। तो आप इसको थोड़ा इज्जत दे लीजिए, मेहनत हमारी टीम ने और हमने काफी अच्छी की है, आप इसे समझ के चलेंगे तो हमारा लाभ रहेगा कि आपको पढ़ाने में हम कामयाब हुए, ठीक है ना। तो ये सब पिक्चर से आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक सवाल बनता है कि सर आपने अभी हाल कहा मुख्य हिमालय में और वृहद हिमालय में क्या अंतर है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक बार के लिए आप ओरिजिनल क्लासिफिकेशन पर आते हैं जो मैंने आपको डे 1 में दिया था। डे 1 में मैंने आपको हिमालय के बारे में बताते हुए एक लाइन कही थी और वो क्या था कि हिमालय का भौगोलिक विभाजन 3 भागों में किया गया है। किन किन में? ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। मेरे प्यारे साथियों, ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के उस पार स्थित जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें आपने 3 नाम पढ़े थे। उनमें से एक का नाम था जास्कर, एक का नाम था लद्दाख और एक का नाम था काराकोरम, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं आपने पढ़ी थी। वहीं अगर हम बात करते हैं मुख्य हिमालय की, तो मुख्य हिमालय में मेरे प्यारे साथियों अगेन हमारे पास में 3 ऑप्शंस निकल कर आते हैं। उनमें से एक का नाम है वृहद हिमालय। अब वृहद शब्द जो है वो इंग्लिश में कहलाता है ग्रेटर। क्या कहलाता है? ग्रेटर। आप पूछेंगे फिर ये मुख्य हिमालय क्या है? मुख्य हिमालय को अंग्रेजी में कहा गया है मेन हिमालय। ठीक है सर, वृहद हिमालय
ये मुख्य हिमालय का एक भाग है। नंबर दूसरा, सर वृहद हिमालय के बाद और क्या ऑप्शन है? वृहद हिमालय के बाद दूसरा ऑप्शन है लेसर हिमालय। आप पूछेंगे लेसर बोले तो इसे मध्य हिमालय भी कहा गया है और लघु हिमालय भी कहा गया, मध्य अथवा लघु हिमालय भी कहा गया है। और तीसरा हिमालय है उसका नाम है शिवालिक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक कॉमन परसेप्शन डेवलप हो गया हो। अगर मैं एकदम लेमैन अंदाज में बात करूं, मुझे अगर कुछ भी ना मतलब समझ में आ रहा हो आपके, तो भी समझाने का प्रयास करूं, तो मेरी नजर में ये तीन बातें निकल कर आती हैं। 1 2 3। अच्छा, इनमें से एक का नाम मैंने कहा था ट्रांस हिमालय, एक का नाम मैंने कहा था आपसे मेन हिमालय, और एक का नाम दिया था पूर्वांचल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। चूंकि ये पूर्वांचल हिमालय तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, इसलिए इसका फिलहाल बताने का कोई लॉजिक नहीं बचता, ठीक है। लेकिन बाकी बचे जो हिमालय हैं इनको हम समझा सकते हैं। जैसे इसको समझाने के लिए मैंने अगेन फिर 3 हिमालय की रेंजेस खड़ी कर दी। किसको समझाने के लिए? ट्रांस को समझाने के लिए। कौन कौन सी रेंजेस खड़ी कर दी? इनमें से एक का नाम था जास्कर, एक का नाम था लद्दाख, और एक का नाम था काराकोरम। ये 3 रेंजेस ट्रांस हिमालय के अंदर निकाल दी। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं अन्य किसी और की, तो फिर शब्द निकल कर आता है मेन हिमालय। मेन हिमालय में भी 3 रेंजेस हैं। कौन कौन सी? 1 2 3। इनमें से एक का नाम है वृहद हिमालय। अब मैं दूसरी बार भी आपको यह बात बोल दिया, इसको अंग्रेजी में ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट हिमालय है, या यूं कहिए यही वो हिमालय है जिस पर माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। दूसरा हिमालय जो वृहद हिमालय के बाद में है, अच्छा इनका अलाइनमेंट अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। क्लियर? नॉर्थ और साउथ ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इसी प्रकार से विकसित होती आ रही हैं। वृहद हिमालय के बाद में दूसरे हिमालय का नाम है लघु अथवा मध्य हिमालय, जिसे आप लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो हिमालय है जो बिल्कुल दक्षिण की तरफ स्थित है, इसका नाम है शिवालिक हिमालय। इसका नाम है शिवालिक हिमालय। तो क्या क्या हुआ दोबारा देखें, 3 तरह के हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तो ट्रांस हिमालय में थे। मेन हिमालय में फिर 3 हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अभी हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? सबसे पहले तो हमने चर्चा करी थी मेन हिमालय के बारे में। क्या चर्चा करी थी हमने? मेन हिमालय के बारे में बताया था यह 2400 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर की लेंथ में पूरब से लेकर पश्चिम तक। कहां से कहां तक? इधर सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसी मेन हिमालय के बारे में बताया था कि इसकी 2 भुजाएं हैं, एक हिंदू कुश में जा रही है, एक पूर्वांचल में जा रही है, अराकान योमा, पेगु योमा में जा रही है। इसी मेन हिमालय के बारे में बताया था कि ये यहां पर तो 400 किलोमीटर चौड़ा है और यहां पर ये 150 किलोमीटर चौड़ा है। दोनों की चौड़ाई के बारे में बताया था। इसी के बारे में हिंज थ्योरी बताई गई थी। इसी के बारे में बता रहे हैं कि ये नॉर्थ की तरफ से, यानी कि चीन की तरफ वाली जो साइड है वहां पर कम ढलान वाला है और हमारी तरफ तीव्र ढलान वाला है। वहां कम ढलान वाला है, इसी कारण से वहां पर ग्लेशियर्स जमे हुए हैं, बर्फ एनी टाइम जमी रहती है, अधिकांश मात्रा में जमी रहती है। उम्मीद है आप सभी को यह बात समझ में आ रही हो। अच्छा, तो ये वृहद, लघु और शिवालिक, ये बात क्लियर हो गई। अगर अब आपको यह बात समझ में आ गई है तो इस क्लासिफिकेशन को समझने के बाद अब आपके लिए आसान होगा वृहद हिमालय में एंट्री करना। अगर आपको यहां तक कहानी समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हम कहां तक पहुंचे। एक बार के लिए थम्स अप कर दीजिए, बताइए क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए भाई। सतीश लिख रहे हैं महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। बिल्कुल। दिव्या सर पीर पंजाल रेंज भी है। बिल्कुल है बेटा। ये जो मध्य हिमालय मैंने बताया ना, लघु अथवा मध्य हिमालय, इसी के अंदर हम लोग आपको फिर रेंजेस पढ़ाएंगे। धौलाधर रेंज, शिवालिक, धौलाधर रेंज, पीर पंजाल रेंज, वो इसी के हिस्से हैं। क्लियर?
डन, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां तक का क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, क्योंकि मैं पढ़ाता जा रहा हूं, पता चले किसी के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो कि पता नहीं चल ही क्या रहा है, ये हिमालय है कि खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है ना। तो काराकोरम भी बता दिया मैंने आपको, ये लद्दाख भी बता दिया, ये सारी बातें मैंने आपको अभी तक क्लियर कर दी है। जास्कर भी समझा दिया, जास्कर क्या है ये बता दिया, ये सब हो गया। मुख्य हिमालय में एंट्री किए थे, वो बात बता दी, मुख्य में वृहत पे अब एंट्री कर रहे हैं। तो आइए तो देख लीजिए, ये दिखा दिया मैंने आपको, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। आपको कुछ अच्छा, अब ये तस्वीर है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। हिमालय के अंदर सबसे ऊपर नॉर्थ की तरफ कौन हो गया, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मध्य में लेसर हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक की बातें आ गई। अब ये जो ग्रेटर हिमालय है, ये ग्रेट क्यों है, क्योंकि यहां की औसत ऊंचाई 4600 मीटर से अधिक है, लेसर हिमालय 3600 से लेकर 4600 मीटर तक है, और शिवालिक की जो हाइट है वो 900 से लेकर 1500 मीटर तक है। साथियों, पर्वतों से उतर करके जो प्लेनर एरिया बनता है या पर्वतों की तलहटी का जो क्षेत्र होता है, उसे तराई रीजन कहा जाता है। तराई रीजन सामान्यतः मैदानी क्षेत्र से तो ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी वो इनके क्षेत्र में, इनकी तुलना में प्लेनर ही कंसीडर किया जाता है। आपने अक्सर नेपाल के विषय में तराई रीजन का जिक्र सुना होगा, जिसमें यह कहा जाता है कि जो नेपाल का तराई रीजन है, वहां पर बड़ी मात्रा में इंडियंस रहते हैं, या फिर यह कहिए कि जो भारत समर्थित हैं वो रहते हैं, और यही नेपाल के अंदर सबसे बड़ा पावर कन्फ्लिक्ट है। बड़ी संख्या में लोग तराई में रहते हैं, इंडिया समर्थक हैं, वो पावर चाहते हैं, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले जो नेपाली हैं वो पावर पर कब्जा करके रखे हुए हैं। ये बातें अक्सर मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। वृहत हिमालय की कहानी मैंने बता दी आपको। अब वृहत हिमालय के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। वृहत हिमालय कहां से कहां तक विस्तृत है, तो ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, यानी पाकिस्तान की तरफ एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, और पूर्व की तरफ एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा किधर है, पूर्व की तरफ बोले तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह है, नामचा बरवा, वही क्षेत्र जहां से ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंट्री करती है, वहां तक ये फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, औसत ऊंचाई यानी 4600 मीटर से ऊंचा है, लेकिन एवरेज क्या निकल कर आता है, 6100 मीटर। क्यों एवरेज ऐसा निकल के आया, एवरेज इसलिए निकल के आया क्योंकि इसमें माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां भी स्थित हैं। 4600 मीटर यानी 4600, तो सबसे कम जो चोटी है वो 4600 की है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपके समझ में आ गया। 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई निकल कर आती है। एवरेज कब निकल के आता है, जब नीचे का और ऊंचे का दोनों आपस में मैच कराते हैं, तब एवरेज निकल कर आता है। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, हिमाद्री कहलाती है। हिमालय को असल में हिम का आलय इन्हीं के कारण कहा गया, हिमाद्रियों के कारण, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसके साथ साथ एवरेस्ट को तिब्बत की भाषा में चोमोलुंगमा और नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इस श्रेणी में गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, पिंडर और मिलान जैसे हिमनद हैं। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, कल मैंने आपको ट्रांस हिमालय के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं उनके नाम पूछे थे, मुझे किन्हीं भी 3 ग्लेशियर के नाम बता दीजिए जल्दी से। मुझे जल्दी से 3 ग्लेशियर्स के नाम बता दीजिए। तीन ग्लेशियर्स ट्रांस हिमालय के। अब ये याद करके आने वाली चीज थी, अगर आप नहीं करके आए तो इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं होगी। बालतोरो, सियाचिन, एक बालक केटू लिख रहा है जबकि ऐसा नहीं है। नुब्रा भी नहीं है, नुब्रा नदी है। बालतोरो, सियाचिन, बियाफो,
नेहा बिल्कुल सही बेटा। विस्पर, बालतोरो, सियाचिन, ऑल गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। कहने का कुल मिलाकर अर्थ क्या हुआ? 3 हिमालय, मैंने 3 पूछे हैं, आप में से बियाफो वगैरह सबने लिखे हैं, विस्पर भी लिख दिया, सियाचिन भी लिख दिया। ऐसे ही यहां पर याद रखना, क्या याद रखना है? गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, पिंडर और मिलान, ये बृहद हिमालय के ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स मतलब जहां पर बर्फ बनी रहती है, ठीक है। अब इनमें से पासेस की बात की जाती है। अब मैं आपको आज एक काम और दूंगा जो आपको याद करके आना है। देखिए, इन्हीं से होकर के अपन लोग गंगा, यमुना, इन सभी नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। मैं आज आपको एक काम और दूंगा, और वो दूंगा पासेस याद करके आने का। अब ये पासेस क्या होते हैं? देखो, मैंने तस्वीर दिखाई थी ना आपको थोड़ी देर पहले, एक पिक्चर दिखाई थी। मैंने क्या दिखाया था, मैं दिखाता हूं। मैंने एक फोटो दिखाई थी जिसमें दिखाया था किस प्रकार से पर्वत श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अरे यार, कहां गई? एक तो इतना सारा कंटेंट है ना कि इसको एक श्रेणी में, हां। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस पर्वत के इस तरफ से निकलकर इधर जाना है, बीच में इसके पास में 2 पर्वत श्रृंखलाएं आ रही हैं। अब इन 2 पर्वत श्रृंखलाओं को अगर ध्यान से देखें तो पार करने का एक ही तरीका है, और तरीका क्या है कि भाई इनके ऊपर जाओ, नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो। वहीं दूसरी ओर आप कहेंगे नहीं सर, टनल बना के भी तो जा सकते हो। वो टनल आज के ऑप्शंस हैं, पहले टनल्स नहीं हुआ करती थी। तो क्या होता था? तो कई जगह ऐसा होता है जहां पर्वत तुलनात्मक रूप से अपनी ऊंचाई को बरकरार ना रखते हुए नीचे दबे हुए रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस पर्वत को लगातार देख रहे हैं, ये ऊंचा है, यहां पर ये दब गया, ये देखिए नीचा हो गया, फिर ऊंचा उठ गया। कई बार पर्वत अपने मार्ग में तुलनात्मक रूप से कम ऊंचाई के रह जाते हैं, वो आवागमन के काम आते हैं। ऐसे पर्वत जो तुलनात्मक रूप से मार्ग में दबकर रह जाते हैं, उन बने हुए प्राकृतिक रास्तों को, जो देखने पर ऐसा लगता है कि पर्वत को काट के बनाया गया है या इतना बड़ा पर्वत इस टुकड़े में से गायब हो गया है, उन स्थानों को दर्रा कहा जाता है। हिंदी में दर्रा और अंग्रेजी में पासेस कहा जाता है, ठीक है। तो पासेस जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं जब आप माउंटेन्स की बात करते हैं। जैसे ग्रेटर हिमालय के अंदर कुछ पासेस के नाम, नंबर 1 बुर्जिला पास, जोजिला पास, शिपकीला पास, लिपुलेख पास, नाथुला पास, जलीपला पास। इन्हें आप क्यों याद करेंगे? किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं? परीक्षा में पूछे जाते हैं, बताइए बुर्जिला पास किन 2 शहरों को आपस में कनेक्ट करता है, या फिर किससे कनेक्ट करता है? क्वेश्चन दे दिया कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, उसको श्रीनगर से कनेक्ट करने वाले पास का नाम बताइए। 4 ऑप्शंस दे दिए। आपको अगर पता होगा तो ही आप जवाब दे पाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कितना इंपॉर्टेंट है पासेस याद करना। जिन मेन के बारे में हम बात कर रहे थे अभी, ग्रेटर हिमालय के बारे में, उस ग्रेटर हिमालय के अंदर क्या निकल के आ रहे हैं? कुछ प्रमुख पासेस निकल कर आए हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पास है जिसका नाम है जोजिला पास, दर्रा हिंदी में कहते हैं। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बाय द वे, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह, लद्दाख, जास्कर, जालदकर, यानी कि ये तो ट्रांस हिमालय हो गया। अब ट्रांस हिमालय को मेन हिमालय से जोड़ रहा है, और यदि यह रास्ता श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है, इसका मतलब मेन हिमालय को काट कर निकल रहा है, बगल में से निकल रहा है। इस तरह से आप दिमाग लगाकर विचार कर सकते हैं, है ना। तो आपको अगर श्रीनगर से लेह जाना हो तो जिस पास को आप क्रॉस करते हैं उसका नाम जोजिला पास है। तीसरा, शिपकीला पास। शिपकीला पास कहां है? यह हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य स्थित है। तिब्बत कहां है? तिब्बत जहां पर हमने ये जास्कर, लद्दाख और काराकोरम बताए थे ना, उसके सामने के तरफ के हिस्से पर तिब्बत स्थित है। तो एक प्रकार से वृहद हिमालय से अगर किसी को हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाना हो तो वो जिस पास का मार्ग यूज में लेगा उसे हम शिपकीला पास के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? सतलज नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ बताया जाता है।
पहाड़ को किसने काटा होगा, किसने पहाड़ में गहरी खांच बनाई होगी, तो यह माना जाता है कि कुछ एंटीसीडेंट रिवर्स यानी पूर्ववर्ती नदियां जो पर्वतों के बनने से पहले प्रेजेंट थी। याद करिए, कोबर का जियोसिंक्लाइन और प्लेट टेक्टोनिक, इन दोनों थ्योरीज का यह मानना है कि पहले हिमालय नहीं हुआ करता था, पहले तो गोंडवाना लैंड, अंगाना लैंड, इनका पानी ही, नदियों का पानी आकर के मिट्टी लेकर आता था। ऐसी स्थिति में सतलज को बहुत पुरानी रिवर माना गया और यह माना गया है कि सतलज के कारण ही इस पास का निर्माण हुआ है। तिब्बत से निकल करके यह नदी इंडस में जाकर गिर रही है, तो इसका नाम क्या हुआ, शिपकीला पास। ठीक है, फिर है लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए, अगर आप हिमालय को ध्यान से देखें तो पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला रास्ता शिपकीला, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला रास्ता लिपुलेखला। इस दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। मानसरोवर का इसे द्वार भी कहा जाता है, कैलाश मानसरोवर। जालदकर, जो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, वहीं पर कैलाश पर्वत स्थित है। ऐसी स्थिति में मतलब ये जास्कर, लद्दाख श्रेणी जो है, इनमें ही कैलाश पर्वत श्रेणी स्थित है। वहीं पर साथियों क्या हो रहा है, वहीं पर मानसरोवर का द्वार माना गया है। जाने के लिए अगर किसी को मानसरोवर जाना हो, अब याद करिए, नेपाल और भारत के बीच में जो विवाद छिड़ा था, वो किस बात को लेकर छिड़ा था, लिपुलेख लिम्प्युधुरा, कुछ याद आ रहा है? भारत के द्वारा काला पानी क्षेत्र में एक सड़क मार्ग का निर्माण किया गया था। उम्मीद है आपको याद होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उत्तराखंड से मानसरोवर की यात्रा करने वालों के लिए लिपुलेख और लिम्प्युधुरा को कनेक्ट करने के लिए एक बॉर्डर रोड बनाया गया था। कुछ याद आ रहा है? अब इतिहास, कुछ इतिहास ध्यान आ रहा है? अगर इतिहास ध्यान आ रहा हो तो वहीं से ही आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो लिपुलेख दर्रा वही नेपाल बॉर्डर स्थित है ना? अच्छा, मैप पर अगर मैं आपको इसको दिखाऊं एक बार के लिए, तो आप इसे ऐसे देखें। यदि आपको यहां पर मैप में ये दिखाई पड़ रहा है तो यहां पर देखिए, ये पूरा की पूरा आपका नेपाल हुआ और यहां पर ही स्थित है ये लिपुलेख पास। तो पहले हिमाचल हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया और उसके बॉर्डर पर लिपुलेख पास स्थित हो गया, जो कि कहां जा रहा है, ये कैलाश रेंज में जा रहा है। कैलाश रेंज कहां है? लद्दाख के पैरेलल है, इस समय कश्मीर में है, वो कश्मीर बोल रहा हूं, चीन में है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आती हो। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस देश में जाके की जाती है? चीन जाके की जाती है। जाने का रास्ता क्या होता है? जाने के लिए उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर के लिए लिपुलेख पास से निकल करके यात्रा की जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर है नाथुला दर्रा। यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। अब देखिए, तिब्बत से जोड़ने के लिए आपके पास 3 रास्ते हो गए। कौन कौन से? शिपकीला, लिपुलेखला और नाथुला। नाथुला पास के बारे में, सिक्किम को तिब्बत से। अब सिक्किम कहां है? तो देखिए, नेपाल हो गया, ये रहा सिक्किम। तो सिक्किम को भी इससे जोड़ना हो, इसको इससे जोड़ना हो, इसको, ये सब ऊपर की तरफ तिब्बत ही तो है। तो इसको जोड़ने वाले पास का नाम क्या हो गया? नाथुला पास। प्राचीन रेशम मार्ग भी, सिल्क रूट भी यहां से माना गया है। और इस दर्रे का व्यापार भी चीन के साथ व्यापार के लिए किया जाता है। इस दर्रे से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है और माना जाता है कि इस रास्ते के माध्यम से मानसरोवर की यात्रा ज्यादा आसान रहती है। डोकलाम विवाद के समय इस दर्रे को कुछ समय के लिए बंद किया गया था, अर्थात यह पास सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर दुश्मन देश इस नाथुला पास के माध्यम से देश में एंट्री करना चाहे तो हिमालय मार्ग रोक नहीं पाएगा। हां भाई, उम्मीद है पास को दिमाग में याद रख पाएंगे। ऐसे ही जलीपला भी कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नाथ जला बोमडिला। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को याद। बुर्जिन, जोजिला, शिपकीला, लिपुलेखला, नाथुला, जलीपला, इनको कल याद करके आएंगे, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को ध्यान रख लेंगे। अब मैंने देश के जो मेजर पासेस हैं उनको मैप पर दिखाने का प्रयास किया है। एक बार के लिए आप इधर देखें, हमने यहां पर कुछ प्रमुख जैसे बुर्जिला, पीर पंजाला, बनिहालला, शिपकीला, इमिसला, बारालच्छला, तांगलांगला, ये आगे वाले समय में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप चाहें तो इन्हें इस वाली तस्वीर में से याद कर सकते हैं। जितना याद रह जाएगा अच्छा है, नहीं रहेगा तो मैं आपको बोल बोल के याद करा दूंगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बातें समझ में आ गई हो। तो हमने क्या समझ लिया? हमने अभी तक मुख्य हिमालय में से वृहद हिमालय समझ लिया। अब दूसरी बारी किसकी है? लघु हिमालय की है।
जिसे आप मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मध्य हिमालय व हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण का अर्थ क्या हुआ? भारत के उत्तर की तरफ, उत्तर बोले तो तिब्बत वाली साइड, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, यानी कि एक तरह से जहां हम रह रहे हैं उस तरफ, यानी ऊपर की तरफ तो मेन हिमालय हो गया, मेन हिमालय में भी ग्रेटर हिमालय हो गया, वृहद हिमालय हो गया। अब हम लेसर या लघु हिमालय की बात कर रहे हैं और वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है। यह माना जाता है कि वो क्षेत्र जो जियोसिंक्लाइन का मध्य भाग था वो मध्य हिमालय और मुख्य हिमालय के मध्य में ही कहीं स्थित है। यानी यह माना जाता है कि हिमालय का जब विकास हो रहा था तो एक बार के लिए तो मुख्य हिमालय बन गया, फिर जब लेसर हिमालय बना तो उसके बीच की जो घाटी बनी जिसे भ्रंश घाटी कहा गया, फॉल्ट लाइन कहा गया, वो मध्य हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में स्थित हुआ। इसकी औसत ऊंचाई 4700 लेके 4500 मीटर, 3700 से लेके 4500 मीटर की है, 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। एक बालक ने जो शुरुआत में पूछा था पीर पंजाल कहां है, तो देखिए ये रहा, इसी के नाम है। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, डोकिया, ब्लैक माउंटेन श्रेणियां। साथियों असल में लघु हिमालय की क्षेत्रीय नाम है ये। कश्मीर में जिसे पीर पंजाल कहा जा रहा है, हिमाचल में जिसे धौलाधर और मसूरी कहा जा रहा है, नागटिब्बा उत्तराखंड में कहा जा रहा है, महाभारत नेपाल में कहा जा रहा है, डोकिया सिक्किम में कहा जा रहा है, ब्लैक माउंटेन जिसे भूटान में कहा जा रहा है। यानी लघु हिमालय के क्षेत्रीय नाम है ये। कौन से? ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं उन्हें लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर इस नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको कुछ और बातें भी यहां पर अतिरिक्त रूप से बताने का प्रयास करता हूं। क्लियर हो गया? अब देखिए, एक तरफ तो वृहद हिमालय है जिसे आप हिमाद्री के नाम से जानते हैं, जो पूरे टाइम बर्फ से ढका हुआ है। दूसरी तरफ है लघु हिमालय। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, क्योंकि देखिए दो पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, एक ये रही, एक ये रही, इनके बीच का जो ये स्थान है, मैंने कल भी आपसे कहा था, ये घाटी कहलाता है, वैली कहलाता है। जैसे कश्मीर वैली, जैसे काठमांडू वैली, जैसे कांगड़ा वैली, इन्हीं वैलीज में इंसान रहता है। ऐसी स्थिति में वृहद और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी पाई जाती हैं। ध्यान से सुनते चलिएगा। कश्मीर घाटी कहां हो गई? पीर पंजाल और मेन हिमालय के बीच में। ऐसे ही कुल्लू घाटी कहां पर हो गई? धौलाधर, मसूरी और मेन हिमालय के बीच में। ऐसे ही कांगड़ा हिमालय, नागटिब्बा और मसूरी के साथ में मेन हिमालय के बीच में। और काठमांडू घाटी महाभारत और मेन हिमालय के बीच में। मैंने आपको कल भी सेशन में यही बताया था कि पर्वतों के बीच का जो प्लेनर स्थान है उसे हम घाटी कहते हैं। इंसान वहां रहने का कोशिश करता है। आपको याद है हमने एक सेशन में आपको पहले भी बताया था, जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन था, उसमें बताया था कि घाटियों में किस प्रकार से हवाएं चलकर आती हैं, कैसे कैटाबैटिक और एनाबैटिक हवाएं निकलती हैं, यह हमने आपसे चर्चा में किया था। इस श्रेणी पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन ग्रासलैंड्स। अच्छा, आपको ग्रासलैंड्स भी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब बताए थे, नहीं याद रहे तो मैं बता दूं। ग्रासलैंड्स को आप ट्रॉपिकल और टेम्परेट में आसान भाषा में समझ सकते हैं। जो 30 डिग्री नॉर्थ से दक्षिण की तरफ है वो टेम्परेट ट्रॉपिकल है, और उससे ऊपर है वो टेम्परेट है। यहां पर टेम्परेट प्रकार के, शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। कश्मीर में दो प्रमुख स्थान हैं, कभी आप घूमने जाइएगा तो वहां पर दो मर्ग फेमस हैं। उनमें से एक का नाम है गुलमर्ग और एक का नाम है सोनमर्ग। कभी आप गुलमर्ग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के जो शीतकालीन खेलो इंडिया प्रतियोगिता, मालूम है खेलो इंडिया जो प्रतियोगिता है भारत में, वो खेलो इंडिया का जो शीतकालीन सत्र होता है या जो विंटर खेलो इंडिया के जो सेशन हैं वो गुलमर्ग में आयोजित किए जाते हैं। गुलमर्ग में भारत जो आइस हॉकी खिलवाता है या स्कीइंग करवाता है वो गुलमर्ग में ही करवाई जाती है, उन प्लेनर मैदानों में जहां बर्फ जमी हुई है, वो मर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपने कश्मीर वाला मेरा व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने ये चीज दिखाई थी। गुलमर्ग के अंदर मैंने बताया था किस प्रकार से यहाँ प्लेनर एरिया है। मैं ये नहीं कहता कि आप उसे देखें, मतलब
कश्मीर में गुलमर्ग ढूंढेंगे तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी। उत्तराखंड में इस प्रकार के प्लेनर मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। अब ये लोकल नेम है जो आपको याद रखने हैं। ऑप्शन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन दे दिया व्हाट इज बुग्याल, अब 4 ऑप्शन दे दिया, इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल, इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट यू से व्हीकल, इट इज अ टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, इट इज अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड। तो आपको यहां से ऑप्शंस अपने दिमाग में निकाल कर रखने हैं। तो ये सब फैक्चुअल जानकारियां हैं जो पेपर में उठकर आती हैं, इसलिए आपको जाना जरूरी है। ठीक है, उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल कहा जाता है, वह पयाला के नाम से या प्यार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अल्पाइन चारागाह हैं। स्थानीय समुदाय के लोग यहां पर पशुओं को चराने के लिए आते हैं और ये मैदान शीत ऋतु के दौरान बर्फ से ढक जाते हैं। अब देखिए, शीत ऋतु में तो बर्फ से ढक गए और जब बर्फ पिघलती है तो यहां पर घास उगाती है। उस घास को खाने के लिए बहुत सारे लोग, नोमैड जनजातियां जिन्हें गुज्जर और बकरवाल जनजाति कहा गया है कश्मीर के अंदर, वो लोग अलग अलग क्षेत्रों से, पहाड़ों से उतरकर नीचे उस घास को खिलाने चले आते हैं। इस प्रक्रिया को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठीक है ना, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऋतु प्रवास क्या है। तो जब कोई व्यक्ति ऋतु के आधार पर या फिर कहा जाए सीजन के आधार पर माइग्रेट करे तो उस प्रक्रिया को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठीक है ना, उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ रही हो। इस श्रेणी में पीर पंजाल, बनिहाल जैसे दर्रे हैं और बहुत से पर्यटन स्थल शिमला, मनाली, नैनीताल, धर्मशाला, मसूरी इन्हीं क्षेत्रों के अंदर स्थित पाए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। क्लियर है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट बचता है, दैट इज लेसर हिमालय। तो हमने आपको अभी तक क्या बता दिया, वृहद हिमालय, और लेसर हिमालय के बाद में आपको हम कौन सा पार्ट बताएंगे, शिवालिक हिमालय। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। करेवा, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील के निक्षेपों को करेवा कहा जाता है। और ऋतु प्रवास, पशुपालकों द्वारा पशुओं का आवागमन ऋतु प्रवास कहलाता है, सीजनल माइग्रेशन कहलाता है। इस करेवा पर भी सवाल पूछे गए हैं। अब ये करेवा होता क्या है, अगर आप कभी कश्मीर गए हो, नहीं भी गए हो, तो अभी G20 के चलते कश्मीर के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनकर आ रहे हैं। आपने देखा हो तो कश्मीर में क्या है ना, जो डल लेक है, अगर आप उसको फोटो से भी देखेंगे अपने मोबाइल में, अगर गूगल करके देख पाएंगे तो आप पाएंगे कि उस डल झील के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पर्वत ही पर्वत है चारों तरफ, और वो बीच में स्थित झील है। होता क्या है कि ऐसी झील के चारों तरफ जब पर्वत श्रेणियां स्थित है, पता है आपको, जब कश्मीर में बाढ़ आई थी, अभी 3-4 साल पहले बाढ़ आई थी, तो वो जो डल झील है ना, उसका पानी का लेवल इतना बढ़ गया था कि वो पहाड़ों की तलहटी तक चला गया था, बढ़ते बढ़ते, क्योंकि सब पहाड़ों से उतर के पानी आता है, वो वहीं बढ़ता चला जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कश्मीर के जो पहाड़ हैं वो मिट्टी से बने हुए ज्यादा हैं, पथरीले कम हैं। उस मिट्टी के कारण, वो जो मिट्टी झड़ के नीचे आती है ना, उस मिट्टी के कारण, देखिए आज गंगा यमुना का मैदान कैसे बना, मिट्टी के कारण ही तो बना ना, जो मिट्टी आई इसलिए उपजाऊ बनकर आया। ऐसे ही कश्मीर में चूंकि वो घाटी है, एक तरफ लघु हिमालय है, एक तरफ वृहद हिमालय है, दोनों की मिट्टियां एक साथ आकर कश्मीर में भर गई। इस मिट्टी को करेवा नाम दिया गया। इसी के ऊपर केसर की खेती की जाती है, ये बहुत फेमस होती है। और इसी के अंदर, मतलब इसी मिट्टी की खासियत ये है क्योंकि ये किसी भी प्रकार से स्पॉइल नहीं हुई है, सीधा उतर के पहाड़ों से चली आ रही है, माहौल पूरा ठंडा है, इस वजह से ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 3 दर्रे हैं यहां पर, बनिहाल, पीर पंजाल, रोहतांग। रोहतांग दर्रा, ये वो दर्रा है जो कि कुल्लू घाटी में लाहौल स्पीति को जोड़ता है। यदि जो बाइकर्स हैं, जो बाइक से जाना पसंद करते हैं, तो जो सबसे कहते हैं सबसे सस्ता हनीमून डेस्टिनेशन पहाड़ों का, तो मनाली, तो मनाली से जस्ट थोड़ा सा ऊपर उठाकर रोहतांग लेकर जाते हैं। ठीक है ना, वहीं से आप लेह लद्दाख के लिए रूट पकड़ते हैं। तो एक प्रकार से तो एक रास्ता तो ये हो गया। पीर पंजाल श्रीनगर को पीओके से कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है, दैट इज पीर पंजाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जो नेशनल हाईवे नंबर 1 जिसको कहा गया है, जो कि श्रीनगर को जोड़ता है कन्याकुमारी से, वो भी इसी बनिहाल पास से होकर नीचे आ रहा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद शिवालिक कल बताएंगे, बाकी कल ही हिमालय खत्म कर देंगे आपका। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से क्लियर हो गई हो। यहां तक समझने समझाने में कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो बताएं, बाकी आज के लिए इतना ही।
ठीक है। गोल्डन क्लाउड, गुरुदेव मैंने 12th पास की है, अभी मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, मार्गदर्शन करें। अपनी ग्रेजुएशन को ध्यान से करो और बाकी ये फाउंडेशन कोर्स कर लो, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कल से आरएनए वापस शुरू हो जाएगा। दिव्या मौर्य, तुसी ग्रेट हो सर जी, थैंक्स हम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया है। देखिए मैं चाहता तो बहुत ही आसानी से उड़ाकर ले जाता आपकी सारी चीज़ें, लेकिन जब आप इतना समय देकर मेरे साथ जुड़े हैं फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, तो ढंग से ही पढ़ लीजिए, है ना। ढंग से पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रखेंगे, कुछ बन जाओगे तो कभी हमको भी क्रेडिट दे दोगे कि हाँ उस आदमी से पढ़े थे, ठीक है ना। स्वीटी, बहुत अच्छे से समझ में आया सर, थैंक यू सो मच। चलिए, ऑल गुड। साक्षी सर, आप दुनिया के बेस्ट टीचर हैं। बेटा मैं बेस्ट नहीं हूं, असल में कंटेंट अच्छा होता है तो आप लोगों को पसंद आ जाता है बस, ठीक है। हिस्ट्री चला दो, चलाते हैं, सब चलाएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। ऑल गुड, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं जल्दी ही, थैंक यू।